हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 8 नवंबर 2024 फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर सेशन पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सी सेट लाइव क्लासेस का बैच है, अगर इसमें आप लोग अभी भी एनरोल करना चाहते हैं तो कुछ सीट्स इसमें लेफ़्ट हैं, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और अगर इंटरेस्टेड हैं तो वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990। इस नंबर पर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं इस कोर्स को लेकर या अदरवाइज़ भी, वो रिज़ॉल्व कर दी जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की हेल्प अगर इन सेशन से मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। यहाँ पर एक क्यूआर कोड और एक यूपीआई आईडी दी गई है, तो इसमें से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा और इस सेंस में मिलेगा कि ये जो सेशंस हैं वो यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो देखते हैं। तो ये हमारे आज का न्यूज़पेपर है। फ्रंट पेज पर यहाँ पर एक खबर है कि कनाडा ब्लॉग ऑसी साइट शोइंग जयशंकर। ठीक है, ये बेसिकली हुआ क्या है कि जो हमारे ये हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं और वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे थे, है ना। ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं या विदेश मंत्री हैं पेनी वोंग के साथ, जिसमें इन्होंने बेसिकली जो इंडिया और कनाडा के बीच अभी रिश्तों को लेकर इशू चल रहा है उसके बारे में इन्होंने कुछ बात कही। ठीक है, और जब उन्होंने ये बात कही तो इसको जिस भी वेबसाइट पर या जिस भी न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा था उसको कनाडा ने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब इसको लेकर इंडिया का ये कहना है कि ये हिपोक्रेसी है। ये हिपोक्रेसी इस मामले में कह रहे हैं कि कनाडा जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, या उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये कनाडा जो है वो हिपोक्रेसी यहाँ पर दिखा रहा है। और भारत और कनाडा के बीच के जो संबंध हैं वो अभी हाल फिलहाल में आपको पता ही है कि दे आर एट द लोएस्ट लेवल, सबसे निचले स्तर पर वो संबंध चल रहे हैं। और आने वाले समय में लेट अस सी इफ द रिलेशंस गेट्स इम्प्रूव्ड। अब वही है कि जो भारत के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कनाडा के द्वारा, उनकी कोई जांच तो एज सच इंडिया की तरफ से तो हुई नहीं है ना। और कनाडा कहता है कि मेरे पास सबूत है, मैं इसलिए ये आरोप लगा रहा हूँ। अब कनाडा में अगले साल जो है वो चुनाव भी हैं, तो हो सकता है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज़ जस्टिन ट्रूडो, वो अपना कुछ पॉलिटिकल मोटिव पूरा करने के लिए इस तरीके की बातें कह रहे हों। ठीक है, तो बात को लेकर कहीं कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि सच्चाई वाकई में क्या है। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि इससे भारत और कनाडा के बीच के जो संबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ा है और वो संबंध अब भी अपने, बिल्कुल आप कह सकते हैं, एट द लोवेस्ट लेवल पर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच के पेजेस में कोई खास आर्टिकल नहीं है। एक्सप्लेन पेज पर मैं आपको लेके चलूँगा जहाँ पर हमें 3 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल अगर हम बात करें तो वो रहेगा ये वाला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वर्डिक्ट का वर्डिक्ट जो है, मतलब उसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट आज सुनाने वाला है। क्या ये केस है और इसमें क्या चीज़ दांव पे लगी हुई है इसके बारे में बात करेंगे।
इसके बाद एक आर्टिकल हम लोग बात करेंगे कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ ब्रिंगिंग बैक द आइडिया ऑफ एयरशिप्स, कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कैसे एयरशिप्स के आइडिया को वापस लेके आ रहा है। तो ये बात करेंगे कि एयरशिप्स वगैरह क्या होते हैं और किस तरीके से ये ऑपरेट किया करते थे। इसके बाद सोलर अलायंस के स्टॉक टेक को लेकर बात करेंगे कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में जब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पर इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था। और इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की आज क्या स्थिति है, क्योंकि 2015 से हम लोग 9 साल आगे आ चुके हैं, तो क्या इसकी स्थिति है, कितनी इसमें प्रोग्रेस हुई है, इस बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप बात समझ गए आप कि 3 आर्टिकल्स जो हैं वो आज हमारे मेन एजेंडा में रहेंगे। तो इन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार ये बताना चाहूँगा कि अगर आप 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ जो है जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स सी सेट की एक टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू यू ओनली एट 849 रुपीज़ में आपको ये प्रोवाइड की जा रही है। टोटल 91 टेस्ट हैं। इट इज़ दी, मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल है ना। अगर नॉट दी मोस्ट है तो वन ऑफ द मोस्ट तो ज़रूर है। अफोर्डेबल है टेस्ट सीरीज़, मार्केट में इतने सस्ते में आपको इतने सारे टेस्ट वगैरह और इस क्वालिटी के जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको शायद ही मिलेंगे। ठीक है, चांसेस वैसे हालांकि बहुत कम है। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आपको ओनली एट 699 में मिल जाएगी। अगर आप जनरल स्टडीज़ की लेना चाहते हैं सिर्फ सब्जेक्ट वाइज तो यू कैन अवेल एट ओनली 449, सिर्फ 449 में आपको मिल जाती है। और इसी तरीके से अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो जिसमें आपको 16 मंथ्स का करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज मिलता है तो ये आपको मिल जाएगा ओनली एट 299। और अगर आप सी सेट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, सिर्फ सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट, तो आपको मिल जाते हैं ओनली एट 249 रुपीज़ में। तो इनमें से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं एनरोल ज़रूर करें। ये सभी हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। अगर किसी को भी लेकर आपके मन में कोई डाउट या क्वेरी है तो यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 9150449990, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और उसके थ्रू आप के मन में जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो रिजॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिस इज़ द फर्स्ट आर्टिकल, AMU वर्डिक्ट। AMU का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका वर्डिक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाने वाला है और क्या केस है और क्या चीज़ दाव पर है इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे यानी कि आज के दिन ये फैसला सुनाएगा कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम कर सकती है या नहीं। 7 जजों के द्वारा ये फैसला सुनाया जाएगा, विच विल बी लेड बाय CJI DY चंद्रचूड़। इन्होंने अपना फैसला फरवरी के महीने में सुरक्षित रखा था और अभी अभी मैंने जैसे ही चेकआउट किया तो मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया है इंडियन एक्सप्रेस के ऐप के थ्रू और उसमें ये कहा गया है कि 4-3 की मेजॉरिटी रूलिंग से, 4-3 क्योंकि 7 जजों की बेंच है तो 4-3 से ये फैसला सुनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड्स द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो माइनॉरिटी स्टेटस को अपहेल्ड किया गया है, यानी कि 4-3 से ये कहा गया है कि यस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और ये आर्टिकल 38 के अंतर्गत अपना माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम कर सकता है। ठीक है, यह यहाँ पर इसका लेटेस्ट अपडेट है। अब इस पूरे के पूरे विवाद का जो डिस्प्यूट है, इसके अगर हम लोग इतिहास पर चले, वैसे हम लोगों ने ये आर्टिकल डिस्कस किया हुआ एक बार पहले, अगर आपको याद हो तो, लेकिन चलो फिर से आया है तो देखते हैं। जो लीगल डिस्प्यूट है यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर, ये आज का नहीं है। इट इज़ मोर देन हाफ सेंचुरी ओल्ड, यानी कि लगभग आधे दशक पुराना ये पूरा का पूरा विवाद है। 1967 में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड ऑन अ चैलेंज टू 2 अमेंडमेंट्स टू द यूनिवर्सिटीज़ फाउंडिंग एक्ट। यूनिवर्सिटीज़ का जो एक्ट था, जिसके मतलब जिस एक्ट के आधार पर ये यूनिवर्सिटी बनी थी, उसमें 2 अमेंडमेंट्स किए गए और उन 2 अमेंडमेंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना फैसला सुनाया। अब ये जो अमेंडमेंट्स किए गए थे, इसमें क्या था
कि विच आर्ग्यूड दैट दे डिप्राइव्ड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी विच हैड सेट अप AMU ऑफ द राइट्स टू एडमिनिस्टर इट अंडर आर्टिकल 30। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी के को डिप्राइव करते हैं, जिन्होंने बेसिकली AMU को सेटअप किया है। और किस चीज़ से डिप्राइव करते हैं? ऑफ द राइट टू एडमिनिस्टर इट अंडर आर्टिकल 30। कि अंडर आर्टिकल 30 बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर माइनॉरिटी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करती है तो उसके पास ये पावर, ये राइट या ये अधिकार होता है कि वो उसको एज पर देयर, आप कह सकते हैं, नीड या रिक्वायरमेंट, वो उसको अपनी इच्छा अनुसार एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अमेंडमेंट किए गए उसमें ये कहा गया कि मुस्लिम कम्युनिटी का ये अधिकार जो है वो उनको नहीं मिल रहा है, दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ इट, कि वो उसको अपने हिसाब से आर्टिकल 30 के अंतर्गत एडमिनिस्टर कर सकें। अब ये जो पहला अमेंडमेंट था, ये दो अमेंडमेंट में से पहला अमेंडमेंट 1951 में अलाउ करता है नॉन मुस्लिम्स को टू बी द मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कोर्ट। ठीक है, पहला अमेंडमेंट क्या अलाउ करता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो भी यूनिवर्सिटी कोर्ट के मेंबर्स बन सकते हैं। यूनिवर्सिटी कोर्ट बेसिकली क्या है? इसका जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है वो, ठीक है, उस समय। और यूनिवर्सिटी के लॉर्ड रेक्टर को रिप्लेस किया गया विद अ विजिटर। और विजिटर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला अमेंडमेंट तो ये था कि जो मुस्लिम्स के राइट को डिप्राइव करता है कि वो उसको एडमिनिस्टर कर सकें। दूसरा जो अमेंडमेंट था 1965 का, वो AMU की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी पावर को एक्सटेंड करता है, पावर को बढ़ाता है, विच मेंट दैट द यूनिवर्सिटी कोर्ट वुड नो लॉन्गर बी द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी। यानी कि इन्होंने ये कह दिया 1965 के अमेंडमेंट के थ्रू कि ये जो यूनिवर्सिटी कोर्ट है ये अब सुप्रीम गवर्निंग बॉडी नहीं रहेगा। पहला तो ये कहा गया कि सुप्रीम गवर्निंग बॉडी या जो यूनिवर्सिटी कोर्ट है उसमें नॉन मुस्लिम्स को भी अलाउ किया गया, और 1965 के अमेंडमेंट में तो यही कह दिया गया कि जो यूनिवर्सिटी कोर्ट है ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है दैट वाज नाइदर एस्टेब्लिश्ड नॉर एडमिनिस्टर्ड बाय द मुस्लिम माइनॉरिटी। ठीक है, क्योंकि इसको ना तो मुस्लिम माइनॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है और ना ही उनके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, क्योंकि ये एक सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट के एक एक्ट से बना है, दैट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1920। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था 1961 का, एस अजीज़ बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। ठीक, अब लेकिन इस फैसले का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुस्लिम्स ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। तो उसके बाद सरकार ने ये जो AMU एक्ट था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट था 1920 का, इसको 1981 में अमेंड किया और ये कहा कि दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी। तो उन्होंने, सरकार ने भी ये माना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ, तो सरकार ने भी ये कहा कि हाँ ठीक है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है टू प्रमोट द कल्चरल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। भारत में मुस्लिम्स के कल्चरल और एजुकेशनल एडवांसमेंट्स के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, हाँ ये मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, ऐसा सरकार ने अमेंडमेंट किया 1981 में और वहाँ पर कह दिया। अब इसके बाद 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पहली बार 50% आरक्षण या 50% रिजर्वेशन जो है वो मुस्लिम्स को दिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम्स में। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम्स में पहली बार 50% अमेंडमेंट जो है वो मुस्लिम्स को दिया गया। इसके अगले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो यूनिवर्सिटी का ऑर्डर है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया और 1981 का जो अमेंडमेंट था उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया, जो सरकार ने अमेंडमेंट किया था उसको। किस आधार पर? कि AMU जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, एज़ पर अजीज़ बाशा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इस आधार पर ये जो यूनिवर्सिटी का ऑर्डर था 50% रिजर्वेशन वाला और जो AMU एक्ट में 1981 में सरकार ने बदलाव किए थे
उन दोनों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, खारिज कर दिया। अब इसके बाद आगे क्या हुआ देखो, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है इसको सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद चैलेंज कर दिया गया। 2019 में ये मामला जो है वो 7 जजों की बेंच को रेफ़र किया गया, क्योंकि अजीज़ बादशाह वाला केस भी आई थिंक 5 जजेस बेंच का था, है ना। तो इसमें 7 जजेस बेंच को ये रेफ़र किया गया। और फ्राइडे का जो वर्डिक्ट है वो आज का फैसला वो डिसाइड करेगा कि वेदर अजीज़ बादशाह विल बी ओवर रूल्ड और इफेक्टिवली वेदर AMU इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 30। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि आज का जो फैसला आया है, मैंने आपको बता ही दिया, 4-3 से ये कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो यानी कि ये जो अजीज़ बादशाह वाला केस था इसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है। ठीक है, समझते हैं बात। चलिए, अब व्हाट माइनॉरिटी स्टेटस मीन। अब ये माइनॉरिटी स्टेटस का मतलब क्या होता है, देखो अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जिसको संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया 2006 में, उसमें यह कहा गया कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिजर्विंग सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, कि जो भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, ठीक है, उनको इस बात की छूट होगी कि उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट्स रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, उनको इस चीज़ से एग्जम्पशन है, छूट है। अब क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस सब जुडिस था, ठीक है, मैं अब आपको करंट स्टेटस के हिसाब से बता रहा हूँ, इट वॉज सब जुडिस, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था 2006 में कि स्टेटस को जो है वो मेंटेन किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर सुप्रीम को ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SCs और STs के लिए कोटा नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और अब तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि अब तो फैसला आ गया है और 4-3 से ये कहा गया है कि इट इज़ अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो अब इनको ज़रूरत नहीं है SC/ST कोटा को रखने की। इसके बाद सेंटर ने आर्ग्यू किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दिस ईयर, सुप्रीम कोर्ट में इस साल, कि दैट इफ AMU इज़ डिक्लेयर्ड अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। अब देखो केंद्र की तरफ से यहाँ पर कुछ तर्क दिए जा रहे हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर AMU को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया जाता है तो ये SC, ST, OBC, EWS को रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, पहली बात, ठीक है, ना जॉब्स में ना सीट्स में, बट ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा किसको, मुस्लिम्स को, जो कि 50% या उससे ज़्यादा हो सकता है। केंद्र ने पहला तर्क तो यहाँ पर ये दिया। दूसरा, इसमें यह कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है AMU का वो चेंज हो जाएगा। जो करंट सेटअप है जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सुप्रीमेसी है, यानी कि टॉप पे सबसे अभी कौन है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसमें अलग अलग फील्ड्स के लोग हैं, है ना, विद देयर डोमेन एक्सपर्टीज़, तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर वो अपने हिसाब से एडमिनिस्टर करेंगे उसको, अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो। एंड डिस्पाइट बीइंग एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, AMU वुड हैव एन एडमिशन प्रोसीजर सेपरेट फ्रॉम अदर सच इंस्टीट्यूशंस। और एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद यहाँ का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो भी और इंस्टीट्यूशन से अलग हो जाएगा, क्योंकि वो एडमिशन प्रोसेस भी अपना बदल सकते हैं। और सेंटर ने यहाँ पर यह भी आर्ग्यू किया है कि एक लार्ज नेशनल इंस्टीट्यूट लाइक AMU ought टू मेंटेन इट्स सेक्युलर ओरिजिन्स, उसको अपने सेक्युलर ओरिजिन्स जो है वो मेंटेन करने चाहिए, एंड सर्व द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन फर्स्ट, है ना, और राष्ट्र का जो हित है उसको सबसे ऊपर या सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना चाहिए। इसके बाद AMU की तरफ से जो सबमिशंस किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि इट was fallacious for the center to hold that AMU's minority status would be contrary to public interest, as it would exempt them from reserving seats for other disadvantaged groups। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो केंद्र ने ये एक तरीके से मतलब कहा है कि AMU अगर माइनॉरिटी स्टेटस होल्ड करेगा तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो फिर बाकी डिसएडवांटेज ग्रुप SC/ST के लिए रिजर्वेशन नहीं रखेंगे। ये बात गलत है, दिस इज फेलिशियस सिंस दिस निगेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट शील्ड स्पेशल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। क्यों?
क्योंकि एक तरीके से ये जो संविधान के प्रावधान हैं जो स्पेशल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देते हैं, उसको शील्ड करते हैं, ये उसको नेगेट कर देगा। क्योंकि ये तो संविधान में दिया गया है ना कि वो अपने हिसाब से अगर कोई माइनॉरिटी स्टेटस का इंस्टीट्यूशन है तो वो उसको खुद अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब केंद्र अगर उसमें कहे कि फिर वो SC ST को रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो वो तो गलत है ऐसा कहना। क्योंकि वो तो जो भी कर रहे हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से तो कर नहीं रही हैं, आर्बिट्ररी तरीके से तो कर नहीं रही है, वो तो जो संविधान ने उनको पावर दिया उसी हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ऑन रिजर्वेशन नॉट बीइंग एप्लीकेबल, कि रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा AMU में, इसको लेकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहाँ पर ये कहा है AMU की तरफ से, AMU ओल्ड बॉयज़ एल्यूमिनाई एसोसिएशन की तरफ से, दैट आर्टिकल 30 इज इटसेल्फ अ रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ कम्युनिटीज़ दैट आल्सो रिक्वायर स्पेशल प्रोटेक्शन। ठीक है, आर्टिकल 30 जो है वो अपने आप में ऐसी कम्युनिटीज़ के राइट्स का रिकॉग्निशन है जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना। मतलब ऐसी कम्युनिटीज़ के राइट्स या अधिकारों का क्या कर रहा है, वो उसको पहचान दे रहा है, एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा है, जिनको खुद ही स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसीलिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अगर एग्जेम्प्ट किया गया है, और जो एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग, कि उनको क्या SC STs वगैरह को रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई एक्सेप्शन टू इक्वलिटी नहीं है, बट दिस इज सिंपली अ डिफरेंट फैसेट ऑफ इट which seeks to balance the need of different sections of the society whether on the basis of religion or caste and class। तो ये कोई बेसिकली इक्वलिटी का वायलेशन नहीं है कि अगर इनको आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत एग्जाम्पशन दिया गया है, तो ये बेसिकली क्या है, ये इक्वलिटी का एक अलग तरीका है, और जिसमें बेसिकली अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के ज़रूरतों को बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, भले ही वो धर्म के आधार पर हो, कास्ट के आधार पर हो, क्लास के आधार पर हो, कैसे भी हो। ठीक। इसके बाद अब यहाँ पर एक बेसिकली दिल्ली का एक कॉलेज हुआ करता था, दैट इज सेंट स्टीफेंस कॉलेज। अब ये शायद अभी भी है, आई थिंक, एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता, बट इसको एक बार रेफ़र किया गया 1992 में। सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया है टू द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ दिल्लीज सेंट स्टीफेंस कॉलेज, उसके जो अधिकार हैं इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने के, एंड टू हैव इट्स ओन एडमिशन प्रोसेस। ये बेसिकली केस था सेंट स्टीफेंस कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये कॉलेज बेसिकली क्या करता था, 50% ऑफ सीट्स जो हैं वो इसकी क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हुआ करती थी। तो 1992 में इसको रेफ़र क्यों किया गया, अपने आर्ग्यूमेंट्स में सेंटर ने ये कहा कि सेंट स्टीफन जो है दैट वाज फाउंडेड बाय कैम्ब्रिज मिशन इन दिल्ली इन कोलैबोरेशन विद द सोसाइटी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द गॉस्पेल। गॉस्पेल का मतलब होता है गुड थिंग्स, ठीक है, लाइक अ ट्रुथ, एंड देयर वाज नो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो वाइल AMU वाज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इन्होंने कैसे केंद्र ने कंपेयर किया कि ये जो है वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया कॉलेज था और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सरकारी दखल नहीं था, लेकिन AMU को एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत बनाया गया, जो मैंने आपको बताया 1920 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1920, उसके तहत बनाया गया है, ऐसा केंद्र ने कहा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सेंट स्टीफन जो है वो ऐसे प्रेमाइसेस पे है जो कि रेंटेड है, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली बिल्ड बाय दी SPG, जबकि AMU जो है उसको शुरुआत से ही सरकारी ग्रांट मिलता रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर कपिल सिब्बल ने यह आर्ग्यू किया है कि सेंट स्टीफेंस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि दैट द राइट टू एडमिनिस्टर इज मेंट टू बी इंटरप्रेटेड एज अ कंटिन्यूइंग राइट टू एडमिनिस्टर ऑन पार्ट ऑफ द माइनॉरिटी community establishing the university and not a test of identification of an MEI minority educational institution। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा गया कि राइट टू एडमिनिस्टर इज मेंट टू बी इंटरप्रेटेड एज, कि जो राइट टू एडमिनिस्टर है आर्टिकल 30 के अंतर्गत, दैट इज उसको ऐसे इंटरप्रेट किया गया कि एज अ कंटिन्यूइंग राइट टू एडमिनिस्टर, ठीक है, कि लगातार उसको एडमिनिस्टर, मतलब जो राइट टू एडमिनिस्टर है वो कंटिन्यू किया जा रहा है ऑन पार्ट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी जिन्होंने यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया है, और वो
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एमआईई का टेस्ट नहीं है। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि क्या ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ये उसका टेस्ट नहीं है। इसलिए एक बार कोई माइनॉरिटी अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर लेती है तो वो इंस्टीट्यूशन जो है आर्टिकल 30 के अंतर्गत राइट टू एडमिनिस्टर में आ जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। एक सीनियर एडवोकेट है दैट इज़ राजीव धवन, उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ एएमयू ये सबमिट किया कि कई सारी ऐसी और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कोलकाता में एक है आलिया यूनिवर्सिटी, और इस तरीके के जो कॉलेजेस हैं जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दे आर फुल्ली एडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, पूरी तरीके से सरकार से इनको मदद मिलती है। इसका मतलब ये है कि सरकार ये रिकॉग्नाइज करती है कि अगर इवन इफ कोई इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा फुल्ली फंडेड है तो उसका माइनॉरिटी स्टेटस लूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरी बात यहाँ पर बताई गई है और 4-3 से वर्डिक्ट आ ही चुका है कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसको एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना जाएगा और आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग वो उसको एडमिनिस्टर भी कर सकता है और आर्टिकल 15(5) को लेकर जो एग्जम्पशंस उसके पास हैं वो भी उसके ऊपर वैलिड रहेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है ये। इसको आप लोग पॉलिटी में ही लेंगे क्योंकि लॉ का हमारे पास कोई अलग से सेक्शन नहीं है जीएस में, तो इसलिए इसको आप पॉलिटी में ही लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला आर्टिकल देखते हैं कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ ब्रिंगिंग बैक द आइडिया ऑफ एयरशिप्स। एयरशिप्स जो हैं वो इस तरीके के पहले एयरक्राफ्ट हुआ करते थे दैट वर कैपेबल ऑफ कंट्रोल्ड पावर्ड फ्लाइट and were thought to be the future of travel for some years in the early 20th century। ठीक है, 20th century में ये माना जाता था कि ये फ्यूचर ऑफ ट्रैवल रहेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इसमें कुछ फंडामेंटल टेक्नोलॉजिकल कमियां थी और एरोप्लेन्स का डेवलपमेंट रैपिड तरीके से होता गया तो उसने एयरशिप ट्रांसपोर्ट के आइडिया को किल कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब आज की डेट में इनका जो यूज़ है वो बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स के रूप में यूज़ किया जाता है और साइंटिस्ट के द्वारा, एरियल ऑब्जर्वेशंस के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा और कहीं कहीं पर टूरिज़्म इंडस्ट्री के द्वारा भी इनका यूज़ होता है। आपने बड़े बड़े इस तरीके के जो बलून्स हैं एक तरीके से वो देखे होंगे एडवर्टाइजिंग के रूप में यूज़ होते हुए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो कोशिश करते हैं कहीं से आपको दिखाने की। हो सकता है कि कहीं ना कहीं तो ये आई थिंक एयरशिप इस तरीके से आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े ये जो बलून के तरीके से फुलाए जाते हैं और इनमें इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आजकल इनका यूज़ बेसिकली इसके लिए ज़्यादा होता है। क्लियर है। अब ऑफ लेट यानी कि हाल फिलहाल में कुछ कंपनीज जो हैं वो अटेम्प्ट कर रही हैं कि इस एयरशिप्स की बायंसी को कंट्रोल किया जाए, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, बहुत लंबा समय से चैलेंज रहा है और इसकी वजह से इनका इस्तेमाल कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी नहीं हो पा रहा है। अब एयरशिप्स जो हैं वो काम कैसे करते हैं? एयरशिप्स जो हैं दे आर लाइटर देन एयरक्राफ्ट। इनमें एक ऐसी गैस भरी जाती है जिसकी डेंसिटी एटमॉस्फेरिक गैसेस से कम होती है। ठीक है, और ये बेसिकली जो हीलियम बैलून्स होते हैं उन्हीं प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। पहले बेसिकली इसमें जो गैस भरी जाती थी वो यूज़ की जाती थी हाइड्रोजन, क्योंकि काफ़ी सस्ती हुआ करती थी, है ना, इजी टू प्रोड्यूस थी और लाइटेस्ट एग्जिस्टिंग गैस थी। लेकिन हाइड्रोजन के साथ एक समस्या ये थी कि हाइड्रोजन इज़ एक्सट्रीमली फ्लेमेबल, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, एकदम से आग पकड़ लेती है। तो कुछ हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि एक फेमस
हिंडनबर्ग का डिज़ास्टर हुआ था 1937 में, उससे लोगों का जो भरोसा है वो एयरशिप्स में से उठने लगा। अब जो आज के डेट के मॉडर्न एयरशिप्स हैं उनमें हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हीलियम कैसी गैस है, इट्स अ नॉन कंबस्टेबल, इसमें आग नहीं लगती है। हालांकि ये अर्थ में बहुत कम पाई जाती है और बहुत महंगी है, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर यानी कि जितनी अमाउंट ऑफ गैस 1 किलोग्राम वेट को उठाने के लिए चाहिए, उसका जो रेट है वो लगभग $35 के आसपास है। तो इट इज़ वेरी वेरी आई थिंक मतलब आई कैन से वेरी कॉस्टली, बहुत महंगी गैस है ये, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो बॉयंसी चैलेंज है, वेरिंग बॉयंसी चैलेंज, देखो एयरप्लेन्स जो हैं वो एयरशिप्स को ऐसे बीट करते हैं स्पीड में। स्पीड तो एयरप्लेन्स की तेज़ होती ही होती है, एरोप्लेन्स की। अब एयरशिप्स कुड इन थ्योरी बी आइडियल फ्राइट व्हीकल्स। फ्राइट व्हीकल्स मतलब सामान लाने ले जाने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इनका जो लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो है वो बहुत अच्छा होता है। यानी कि इनको सेम मास ऑफ मटेरियल को अगर मूव कराने के लिए जो फ्यूल की ज़रूरत है वो इसमें काफ़ी कम लगती है। लेकिन प्रैक्टिकल कार्गो व्हीकल्स होने के लिए दे ऑल्सो नीडेड टू बी कैपेबल ऑफ वेरिंग देयर बॉयंसी, ठीक है। इनमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इनकी जो बॉयंसी है वो वेरी हो सके एंड कंपनसेटिंग फॉर वेट चेंजेस एज लोड्स वर पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड ऑफ, ठीक है। और जो वेट में बदलाव आएगा, क्योंकि अगर ये सामान कैरी कर रहा है तो कहीं पर सामान ऑफलोड होगा, कहीं पर सामान ऑनलोड होगा, है ना। तो उस हिसाब से जो वेरिंग वेट्स होंगे, मतलब जो वेट चेंज होगा, उसका कंपनसेशन भी इसमें होना चाहिए। द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, वुड बी टू रिलीज एंड रिफिल द लिफ्टिंग गैस। यानी कि जो गैस है उसको कम ज़्यादा किया जाए, उसको या तो रिलीज़ कर दिया जाए फिर रिफ़िल कर दिया जाए। लेकिन अब गैस जो है वो बहुत महंगी है, ठीक है, ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है, स्कार्स है। तो इस वजह से ये इशू आता है। तो आप बार बार ऐसा नहीं कर सकते कि गैस को रिलीज़ करें फिर रिफ़िल करें। तो इस वजह से इसका यूज़ जो है वो एज आ कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में भी नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं। A seemingly straightforward solution of the problem of variable buoyancy would be to use a ballast or added weights to regulate stability, ठीक है। वेरिएबल बायंसी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, बैलेस्ट का यूज़ किया जा सकता है या एडेड वेट्स का यूज़ किया जा सकता है, ताकि इसकी स्टेबिलिटी को रेगुलेट किया जा सके। ऐसा बेसिकली जो हॉट एयर बैलून्स है, सबमरीन्स है, वहाँ पर किया जाता है। एक फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम है फ्लाइंग वेल्स, इसने एक 200 मीटर लंबा फ्लाइंग क्रेन नाम का हीलियम एयरशिप डिज़ाइन किया है, जिसका नाम रखा गया है LCA-60T। अब ये लगभग वाटर बैलास्ट को पिक कर सकता है जब एयरबॉर्न हो, मतलब जब हवा में हो, और उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद एक और कंपनी है दैट इज़ लॉस एंजल्स बेस्ड कंपनी है एरोज। ये एडवर्टाइजिंग और सर्विलांस एयरशिप्स बनाती है। इसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो अलाउ करता है टू ऑपरेट फ्लोटिंग वेयर हाउसेज एज बेसिस फॉर ड्रोन्स यूज्ड इन ई कॉमर्स डिलीवरीज, कि जो वहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल ई कॉमर्स डिलीवरीज के लिए किया जाता है, उसके लिए ये एक फ्लोटिंग वेयर हाउस के रूप में ऑपरेट कर सकता है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो कंप्रेशन सिस्टम है ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ करना मुश्किल है, क्योंकि इट वुड बी टू हैवी। अब ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं दे आर स्टिल एयर्स अवे फ्रॉम बीइंग कॉमर्शियली वायबल। तो कॉमर्शियली वायबल होने के लिए टेक्नोलॉजीज़ अभी भी इनमें काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन कंपनीज जो हैं इनमें परफेक्ट होने के लिए काम कर रही हैं। एज द वर्ल्ड डील्स विद द रैपिडली डीपनिंग क्लाइमेट क्राइसिस, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस से तो सभी गुजर रहे हैं, और जो एविएशन इंडस्ट्री है इसकी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होती है, क्योंकि इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा है। एविएशन इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और एयरशिप्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली लेस पॉल्यूटिंग एयरप्लेन से, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न नहीं करते टू अचीव द लिफ्ट, और ये दे कैन ऑल्सो रीच मोर प्लेसेस दैन शिप्स और ट्रक्स और शिप से भी ज़्यादा दूरी तक पहुंच सकते हैं। मतलब जहां तक ट्रक्स और शिप्स नहीं पहुंच सकते वहां तक भी ये पहुंच सकते हैं। इसलिए इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। बट इफ़ दे आर डेवलप्ड इन सच अ मैनर
कि जो इसमें टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, अगर उनको दूर कर लिया जाए तो दे कैन बी यूज्ड फॉर गुड पर्पसेस। ठीक है, कम से कम सामान वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए एज आ कार्गो ट्रांसपोर्टेशन तो इनका यूज़ किया जा ही सकता है। ठीक है, बट लेट दैट टेक्नोलॉजी डेवलप इन द कमिंग ईयर्स और फिर पता लगेगा क्या होता है। चलिए, आई होप क्लियर है ये भी, इसको आप साइंस एंड टेक में ले सकते हैं। इसके बाद इस वाले आर्टिकल की बात करेंगे, सोलर अलायंस स्टॉक टेक। देखो 2015 में जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, वहाँ पर भारत ने कुछ देशों के कोलैबोरेशन के साथ क्या किया था, जिसमें बेसिकली फ्रांस भी था। फ्रांस भी एक ऐसा देश है जिसने इसको होस्ट किया था, इस कॉन्फ्रेंस को। इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया टू एक्सेलरेट द डिप्लॉयमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, सोलर एनर्जी के डिप्लॉयमेंट और एब्जॉर्प्शन को एक्सेलरेट करने के लिए, तेज़ी लाने के लिए, उसमें इन्होंने ये सोलर अलायंस बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी अक्रॉस द वर्ल्ड, और मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। ISA बेसिकली एक ऐसा यूनिक इनिशिएटिव था जिसमें इंडिया ने लीड लिया इन एस्टेब्लिशिंग अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ओवर द ईयर्स ISA जो है वो इवॉल्व हुआ है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, और आज की डेट में इसके 110 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। हालांकि इसका जो इम्पैक्ट था, जो असर था डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी को डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक्सपेडिएट करने का, मतलब तेज़ी से डिप्लॉय करने का, वो अभी तक बहुत मॉडेस्ट फेज़ में है। मतलब उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ISA इज़ स्लो ऑन डिलीवरी। ISA जो है वो कभी भी एक प्रोजेक्ट डेवलपर के रूप में, मतलब इट वाज नेवर मेंट टू बी अ प्रोजेक्ट डेवलपर। ये कभी भी ऐसा नहीं था, इसका जो पर्पस था या ऑब्जेक्टिव था वो ये कभी भी नहीं था कि ये एक प्रोजेक्ट डेवलपर बनेगा। ठीक है, इट डिड नॉट हैव टू इंस्टॉल सोलर प्रोजेक्ट इटसेल्फ। इसको खुद से सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल नहीं करने थे। दिस वॉज एनविसेज्ड एज अ फैसिलिटेटर और अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, इसको एक फैसिलिटेटर के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था, या उस तरीके से देखा गया था कि ये कंट्रीज़ को हेल्प करेगा कि अगर उनको सोलर एनर्जी का यूज़ करने में किसी प्रकार के कोई चुनौती या बैरियर्स फेस हो रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हो, या रेगुलेटरी इश्यूज़ हो, तो उस तरीके के चैलेंजेस को ये दूर करने में मदद करेगा देशों की। इसलिए इसको बनाया गया था। लेकिन जो एंड रिजल्ट है, दैट वाज सपोज टू बी लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी, खासकर ऐसे देशों में जहाँ पर एनर्जी एक्सेस जो है वो बहुत कम है। तो वहाँ पर लार्ज स्केल सोलर एनर्जी का डिप्लॉयमेंट होना था, यही तो इसका टारगेट था। लेकिन 9 ईयर्स डाउन द लाइन, यानी कि 2015 के बाद 9 साल के बाद अगर हम बात करें, तो इसमें दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस ISA के पास नहीं है। ISA फैसिलिटेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट इज़ येट टू स्टार्ट ऑपरेशंस। उसके ऑपरेशंस अभी स्टार्ट होने हैं, और इस तरीके का जो पहला प्रोजेक्ट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट टू बी इन क्यूबा। ठीक है, जहाँ पर ऑक्शंस हो चुके हैं और डेवलपर ने एक 60 मेगावाट के प्लांट को सेटअप करने का सेलेक्ट किया है। और उसके बाद कई और इसी तरीके के इसी साइज़ के या बिगर प्रोजेक्ट जो हैं वो वहाँ पर लगाए जाएंगे, जिनकी टोटल कैपेसिटी 1250 मेगावाट की होगी। और कई सारे और देश हैं अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में, जहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट जो हैं वो प्रेपरेटरी वर्क हो चुका है, और वहाँ पर इस तरीके के और प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। अब इसमें चाइना की अगर हम बात करें, तो ISA की जो इनेबिलिटी है टू फैसिलिटेट मैनी मोर प्रोजेक्ट्स इज स्ट्राइकिंग, कंसिडरिंग द रैपिड ग्रोथ इन सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ISA की जो इनेबिलिटी है, जो अक्षमता है कि वो इस तरीके के और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट कर पाएँ, वो अच्छी बात नहीं है। उसकी इनेबिलिटी है वो, है ना, क्योंकि जिस तरीके से सोलर एनर्जी का डिप्लॉयमेंट हो रहा है उस तरीके से इसकी इनेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सोलर पावर की जो ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हर साल 20% के हिसाब से बढ़ रही है पिछले 5 सालों में, और पिछले साल ही 30% से ज़्यादा बढ़ी है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट ऑफ 2024। इसको भी ISA पब्लिश करता है। लेकिन अजय माथुर जो डायरेक्टर जनरल हैं ISA के, उनका ये कहना है
कि इसमें से ज़्यादातर इंस्टॉलेशंस जो हैं वो कुछ ही देशों में हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो कहाँ का है, चाइना का। यानी कि चाइना में सबसे ज़्यादा इस तरीके के इंस्टॉलेशंस हो रहे हैं। जो 345 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी का एडिशन हुआ है 2023 में, उसमें से 216 गीगावाट से ज़्यादा या लगभग 62% के आसपास कहाँ हुआ है, चाइना में। ठीक है। इसके बाद बैरियर्स एंड सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो देर आर लार्ज एंट्री बैरियर्स इन स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज़। जो छोटे देश होते हैं पर्टिकुलरली अफ्रीका जैसे, वहाँ पर जो एंट्री बैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आईएसए इंगेज है, मतलब इसी में लगा हुआ है कि ये जो बैरियर्स हैं इनको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें इस तरीके के लार्ज पावर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, और सर्टेनली सोलर प्रोजेक्ट्स करने का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है और वहाँ पर कोई लोकल डेवलपर्स नहीं है। इसलिए इन्वेस्टर्स जो हैं वो फॉरेन कंपनीज से आने होंगे। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो पॉलिसी स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, वो साउंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट देखते हैं, तभी वो इन्वेस्ट करते हैं। और आईएसए जो है वो गवर्नमेंट्स के साथ और लोकल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल के काम कर रहा है रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। पावर परचेज एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट किए जा रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन किया जा रहा है। तो वन ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस, यानी कि ये आईएसए का एक इंटरवेंशन यहाँ पर बताया गया है, दैट इज़ सेटिंग अप ऑफ स्टार, दैट इज़ सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। ये लोकल इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप में बनाए जा रहे हैं। इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि लोकल एक्सपर्टीज़ आ रही है और कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, और इन एफर्ट्स का जो रिज़ल्ट है वो आने वाले समय में दिखाई देगा। आईएसए का टारगेट है डिप्लॉयमेंट ऑफ 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन सोलर इन्वेस्टमेंट बाय 2030। ये टारगेट रखा गया है। अब सोलर क्यों मैटर करता है? क्योंकि सोलर जो है वो आज की डेट में मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट है ऑफ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, दैट इज़ क्रिटिकल टू टैकल द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, डिस्पाइट इसका जो इनहेरेंट लिमिटेशन है कि ये इंटरमिटेंट है, क्योंकि 24 आवर्स अवेलेबल नहीं होता। कई सारे रीजन्स में वर्ल्ड के सोलर जो है वो आज की डेट में चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब सनशाइन अवेलेबल होता है तब सोलर एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 3 and 15 टाइम्स इन डिफरेंट सिनारियोज फॉर अचीविंग ग्लोबल नेट ज़ीरो बाय 2050। यानी कि 2050 तक ग्लोबल नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 3 से 15% बढ़ सकती है, 3 से 15 गुना बढ़ सकती है डिफरेंट सिनारियोज में। इसके बाद ये कहा गया है कि कुछ ही ऐसे देश हैं, हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़ हैं जो सोलर एनर्जी को डिप्लॉय कर रहे हैं लार्ज स्केल में। ठीक है, कुछ ही देश हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दिए हैं, जैसे चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, यूएस है, जापान है, जर्मनी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इटली, स्पेन, सिर्फ बहुत कम देश हैं। ठीक है, सिर्फ इसमें से भी 43% ऑफ द ग्लोबल सोलर पीवी कैपेसिटी जो है वो चाइना में इंस्टॉल्ड है। टॉप 10 मार्केट्स की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर मोर देन 95% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 2% से कम जो नए एडिशंस हैं वो अफ्रीका में हो रहे हैं, और जबकि अफ्रीका एक ऐसा रीजन है जहाँ पर उसकी जो 735 मिलियन की आबादी है उसमें से 80% के पास अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है। पर वहाँ पर भी आप समझिए कि डिप्लॉयमेंट इतना स्लो हो रहा है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। 80% से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो चाइना में कंसंट्रेटेड है, जो कि एक अनदर बैरियर देखा जा रहा है कि स्मॉलर मार्केट्स में सोलर एनर्जी को तेज़ी से फैलाने में। इनफैक्ट इट इज़ दिस लोप साइडेड नेचर ऑफ सोलर डेवलपमेंट दैट द आईएसए वाज मेंट टू एड्रेस एंड बैलेंस। तो यही जो एक मतलब अनबैलेंस्ड नेचर है सोलर डेवलपमेंट का, इसी को तो आईएसए ने एड्रेस करके बैलेंस करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इंडिया का लीडरशिप रोल की अगर बात करें तो सोलर एनर्जी जो है इसका डिप्लॉयमेंट इज़ ओनली अ व्हीकल। आईएसए को बनाया गया था टू सर्व अ मच लार्जर स्ट्रेटेजिक पर्पस फॉर इंडिया। ये इंडिया का जो आउटरीच है टू द ग्लोबल साउथ, पर्टिकुलरली टू कंट्रीज़ इन अफ्रीका, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और हालांकि एक इंटर गवर्नमेंटल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसको अभी भी
एक इंडियन इनिशिएटिव के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इंडिया ने ही इसकी शुरुआत की है। और दिस इज़ नॉट विदाउट रीज़न, ये बिना कारण नहीं है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इसको ऑलमोस्ट एंटायरली इंडिया के द्वारा फंड किया जाता है, और इंडिया ने इसकी जितनी भी जनरल असेंबलीज हुई हैं उनको प्रिसाइड भी किया है, और अभी करता रहेगा कम से कम 2026 तक। इसलिए आईएसए को इंडिया के जो डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे जोड़ के देखा जाता है, और इसी वजह से आईएसए की जो परफॉर्मेंस है that would reflect on India's capability to claim leadership of the global south and speak on its behalf, कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को क्लेम कर सके और उसके बिहाफ में बोल सके, वो तभी हो सकता है जब आईएसए की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी हो। क्योंकि आईएसए जब तक डेवलपिंग कंट्रीज़ में, खासकर अफ्रीका वगैरह में सोलर एनर्जी का डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाता या उसमें फैसिलिटेट नहीं कर पाता है, तो फिर वो ग्लोबल साउथ के लीडर होने का कैसे क्लेम कर सकता है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो खुद इस कॉज को चैम्पियन करने की बात करते हैं, और इन्होंने इसके क्रूशियल रोल का अलग अलग फोरम्स पे बात की है। अनफॉर्चुनेटली आईएसएस के जो गुड ऑफिसेज हैं हैव रिमेन्ड लार्जली अंडर यूटिलाइज टिल नाउ। ठीक है, वहाँ पर स्टाफ की कमी है, फंडिंग की कमी है, और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसके साथ इनके संबंध अच्छे नहीं है आईएसए के। ठीक है, जो बेसिकली लाइजन मिनिस्ट्री है विद द इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट हैड फेल्ड टू क्रिएट एक्साइटमेंट अबाउट सोलर एनर्जी इन कंट्रीज दैट आर इन डेस्परेट नीड ऑफ एक्सेस टू चीप एंड रिलायबल एनर्जी सोर्स। इसमें ये भी हुआ है कि बेसिकली ये ऐसे देश जहाँ पर एनर्जी नहीं है, ठीक है, और जिनको डेस्परेटली ज़रूरत है चीप एंड रिलायबल एनर्जी सोर्स की, उनके बीच में भी ये कोई एक एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर पाया। प्रॉब्लम ये है। तो कैसे इसको थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि रीलुक किया जाए या रीमॉडिफाई किया जाए, है ना, इसकी वर्किंग को, और कैसे इसको एक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सके सो दैट कि ये जो सोलर एनर्जी का डिप्लॉयमेंट है उसमें अच्छे से फैसिलिटेट कर सके और तेज़ी ला सके। अदरवाइज़ चाइना तो मैंने आपको बता ही दिया कि जितना भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसकी ज़्यादातर कहाँ पर है, दैट इज़ इन चाइना। ठीक है, 43% चाइना में ही है, और पिछले साल जितना ऐड हुआ है उसका भी 62-63% के आसपास चाइना में ही ऐड हुआ है। तो चाइना तो अपना काम कर रहा है, बट इंडिया हैव टू बी एक्टिव और मोर प्रोएक्टिव रादर इस फील्ड में। अदरवाइज जो इंडिया कहता है ना कि वी आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ग्लोबल साउथ का लीडर फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि चाइना खुद को क्लेम करना शुरू कर दे। आई होप समझ पा रहे हैं बात आप। ठीक है, चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, इसलिए सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर होनी चाहिए जिसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और CSAT सभी चीज़ें हों। 849 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट सीरीज़ मिलती है। जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं तो 699 में मिल जाएगी। जनरल स्टडीज़ की बात करें तो 449 में आपको मिलती है। करंट अफेयर्स की बात करें तो 299 में मिल जाएगी, और सिर्फ CSAT की बात करें तो ये आपको मिल जाती है ओनली एट 249। इनमें से जिसमें भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर लें, सभी आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड मिल जाएंगे। आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऐप के थ्रू ऑफलाइन भी देख सकते हैं। जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिलती है तो प्लीज़ आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसका ये रहेगा कि आप लोगों के लिए ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं या अदरवाइज़ भी आप कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपका इशू है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, फ्रेंड्स से भी करवाएं, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ
अपना प्यार अपना सहयोग जो है वो भी हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।